दोस्तों, दुनिया के महान स्टेट्समैन चाणक्य ने कहा था कि पड़ोसी देश कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। पड़ोसी देश हमेशा दुश्मन होंगे, क्योंकि दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं और दोनों की नज़र सेम पीस ऑफ लैंड पे हमेशा होगी। और ये लाइन फिक्स बैठती है इंडिया और चाइना के रिलेशंस पे। वैसे ये बात इंडिया और पाकिस्तान पर भी सही बैठती है, पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया और चाइना। तो हम इसी के कंटेक्स्ट में हम ये बात पढ़ रहे हैं। और इंडिया और चाइना के ऊपर ये बात इसलिए भी फिक्स बैठती है क्योंकि दोनों के बीच में लैंड डिस्प्यूट्स सालों से हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो हम अगर बात करें शुरुआत हमारे देश की रिलेशंस की, तो शुरुआत एक बहुत पॉजिटिव नोट्स पर हुई थी। और 1951 के समय एक्चुअली इंडिया को आज़ादी मिली थी 1947 में और चाइना को आज़ादी मिली थी 1949 में। दोनों ही देश कॉलोनियलिज्म के दर्द से गुजरे थे, इसलिए दोनों ही देश के मन में एक एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट था और ये दोनों का एक कनेक्टिंग पॉइंट। इंडिया में पंडित नेहरू जो थे वो क्योंकि गांधीवादी थे, तो वो मानते थे कि चाइना को दोस्त बनाया जा सकता है। इसीलिए हम देखते हैं 1950 में पंडित नेहरू जो है चाइना के साथ पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी कर लेते हैं। और चाइना जिस तरीके का देश है, जैसी उनकी स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी रही है, चाइना कभी भी इंडिया का दोस्त बन नहीं सकता। वैसे कई स्कॉलर कहते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों बहुत अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं और दोनों मिलकर की एक एशियन 21st सेंचुरी शुड बी एशियन सेंचुरी का ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। मगर चाइना का जो स्वभाव है वो कभी ऐसा होने नहीं देगा। चाइना सिर्फ अपने आप को हेजेमन बनाना चाहता है। इंडिया को कभी भी वो अपने साथ बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। इंडिया हमेशा उसके लिए एक चैलेंज रहा है। तो 1950 में पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी तो हुई, और सरदार पटेल हमेशा से इस बात को जानते थे कि चाइना हमारा दोस्त नहीं है। उस समय कहते तो थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, मगर सरदार पटेल हमेशा जानते थे कि चाइना एक थ्रेट है। और ये बात कई बार उन्होंने पंडित नेहरू को समझाने की कोशिश की, मगर गांधीवाद के चलते पंडित नेहरू रियलिटी से थोड़ा सा दूर थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल रियलिस्ट थे। वो जानते थे कि चाइना एक थ्रेट है। सिचुएशन और तब ज़्यादा बिगड़ गई जब 1951 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया। तो आपकी स्क्रीन पे आप देखो, ये तिब्बत पैटी दिख रहा है। दोस्तों, ये तिब्बत पहले एक इंडिपेंडेंट देश हुआ करता था, जिसमें जो वहाँ के लामा होते हैं, जो बौद्धिस्ट गुरु होते हैं, वो वहाँ की एक तरीके से किंग होते हैं। तो जो दलाई लामा है, अभी जो दलाई लामा है, वो यहाँ पे रूल करते थे। मतलब हर बार दलाई लामा जो है एक सीरीज से चेंज होते जाते हैं, उनकी एक अपनी हायरार्की है। तो दोस्तों, ये पहले इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट हुआ करता था, और इस वजह से आप देखो तिब्बत के होने की वजह से, जब तिब्बत एक इंडिपेंडेंट देश था, तब इंडिया और चाइना के डायरेक्ट बॉर्डर इशू कभी भी नहीं थे, क्योंकि एक बफर आ गया दोनों देशों के बीच। पर 1951 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया। चाइना ने लगभग 6 महीने तक यहाँ पे तिब्बत पर अटैक किया, और यहाँ के जो लोग चाइना के खिलाफ थे उनको बहुत बेरहमी से मारा और काफ़ी ह्यूमन राइट वायलेशन किए। यहाँ तक कि यहाँ के जो दलाई लामा थे, उन्होंने इंडिया में आके शरण ले ली। इंडिया का जो एक रीजन है धर्मशाला, वहाँ आकर के उन्होंने शरण ली। यहाँ कहीं वो रीजन है धर्मशाला, हिमाचल में। इनफैक्ट चाइना ने इस बात का भी विरोध किया था कि इंडिया क्यों दलाई लामा को शरण दे रहा है, पर उस समय क्योंकि हमारी अपीजमेंट की पॉलिसी थी, तो हमने चाइना की इस बात को भी इग्नोर किया।
हमने इवन यहाँ तक भी मान लिया कि ठीक है, तिब्बत जो है वो चाइना का हिस्सा है, ये बात भी हमने मान ली। और ये शायद हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। पर चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो बढ़ता गया, और दोस्तों बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जो है चाइना ने इंडिया के खिलाफ भी अपने एग्रेसिव पोस्चर्स दिखाने शुरू कर दिए। तो 1962 में क्या हुआ, मतलब उससे पहले से ही चाइना जो है ये एग्रेसिव वाला जो रीजन है इसको क्लेम करने लगा, जबकि है ये इंडिया का रीजन, पर चाइना कहता है कि नहीं ये हमारा पार्ट। सिमिलरली जो इधर अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, इसको यहाँ से देखते हैं अच्छे से, ये है एलएसी वाला रीजन ये, और यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश जिसको पहले नेफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। तो चाइना ने कहा कि भैया ये भी मेरा ही पार्ट है, और इंडिया ने इसको रखा हुआ है अपने पास इलीगल तरीके से। तो चाइना ने कहा कि इंडिया वालों हमारा पार्ट हमें वापस दे दो। ये सुनकर के पंडित नेहरू के पैरों से ज़मीन खिसक गई। जिस देश को आज तक अपना दोस्त मानते थे, जिसको अपीस करने की कोशिश कर रहे थे, उसने इतना बड़ा इलीगल क्लेम कर दिया, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, चाइना एक स्टेप और आगे बढ़ता है। चाइना कहता है कि हम आपको एक पैकेज डील ऑफर करते हैं, आप ये एलएसी वाला हिस्सा हमको दे दो, इस पे हमारी सोवेनिटी रिकॉग्नाइज कर लो, बदले में हम नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश में इंडिया की सोवेनिटी को रिकॉग्नाइज करें। इंडिया कह रहा है ये क्या बात है भाई, एलएसी भी हमारा है और अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है, तुम कौन होते हो इस पर सोवेनिटी अपनी जताने वाले। तो इसको लेकर के डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट बढ़ते बढ़ते 1962 में वॉर हो जाता है। वॉर नहीं कहेंगे उसको, एक कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। 1962 में एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। थोड़े समय वो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, बाद में डिप्लोमेटिक टॉक्स के ज़रिए हम जो है एक पीसफुल एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम थोड़ा सा पीसफुल सिचुएशन बनाए रखें। अब ये सीन 1962 के बाद से इंडिया और चाइना की जो रिलेशंस है ना, वो एक कोल्ड फेज में चले गए। तो 1962 से 1988 तक ऑलमोस्ट फ्रीज हो गए हमारे रिलेशंस, कोई ग्रोथ नहीं हुई। 1988 के बाद में राजीव गांधी जो है वो पहले प्रधानमंत्री हुए जो चाइना जाते हैं और वहाँ से अपने ट्रेड टॉक्स थोड़े से नॉर्मलाइज होते हैं। ये डिसीजन लिया जाता है कि बॉर्डर इश्यूज़ को साइड में रखते हैं और दूसरे इश्यूज़ पर फोकस करते हैं, ग्रोथ पर फोकस करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस कर। तो 1988 के बाद से थोड़ा सा हमारे रिलेशंस सुधरने लगे चाइना के साथ। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। 1990s के बाद भी चाइना जो है आज भी चाइना बॉर्डर पर क्लेम्स करता आ रहा है, और इसी क्लेम्स के लिए ये समझना ज़रूरी है कि चाइना और इंडिया की बॉर्डर सिचुएशन क्या है। दोस्तों ये जो आप हिस्सा देख रहे हो आपके मैप पे, इंडिया और चाइना की बॉर्डर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है वेस्टर्न सेक्टर, ये वाली, एक है सेंट्रल सेक्टर बॉर्डर, ये वाली, और एक है ईस्टर्न सेक्टर बॉर्डर, ये वाली, यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाली, ये ईस्टर्न सेक्टर बॉर्डर। तो इंडिया और चाइना का जो डिस्प्यूट है, सेंट्रल सेक्टर बॉर्डर जो है वो रिलेटिवली पीसफुल है, यानी यहाँ ज़्यादा कोई डिस्प्यूट है नहीं, दोनों देश शांति से रहते हैं यहाँ। मेन जो डिस्प्यूट है वो है ईस्टर्न सेक्टर में और वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर जो एलएसी वाले रीजन से पास होता है और ईस्टर्न सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से पास होता है।
तो ईस्टर्न सेक्टर पर चाइना जो है कार्टोग्राफिक एग्रेशन करता है। कार्टोग्राफिक एग्रेशन क्या होता है कि चाइना किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे, किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग में, किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी के दौरान जब भी अपना मैप शो करता है ना, तो वो अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में दिखा। तो यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं कार्टोग्राफिक एग्रेशन, यानी मैप में किसी भी दूसरे स्टेट को, दूसरे देश की स्टेट को अपना पार्ट दिखाना। और ये कई बार चाइना जो है इंडिया की जो भी बड़े मिनिस्टर कभी भी अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो उस पर आपत्ति जताता है। वो कहता है कि यार अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री, तुम्हारे देश के मिनिस्टर यहाँ क्यों आ रहे हैं। और ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का पूरा ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ, वहाँ का एग्रीकल्चर वगैरह जो भी कनेक्टिविटी है वो सब इंडिया से है। तो यहाँ पर ये इशू है कार्टोग्राफिक एग्रेशन का, ईस्टर्न साइड की बॉर्डर। सेंट्रल बॉर्डर तो जो है वो रिलेटिवली पीसफुल है। ये पीसफुल बॉर्डर है। अब हम बनाते हैं वेस्टर्न सेक्टर बॉर्डर पे। तो दोस्तों जो वेस्टर्न साइड की बॉर्डर है ना, ये एलएसी वाला हिस्सा है, ये सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड जोन है। यहाँ पर फिजिकल क्लैशेस होते हैं, यानी मारपीट होती है। अब क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, दोनों डायरेक्ट वॉर में अपने आप को नहीं धकेलना चाहते, इसलिए यहाँ जो सोल्जर पेट्रोलिंग करते हैं, चाइना के सोल्जर जो पेट्रोलिंग करते हैं और इंडिया के सोल्जर जो पेट्रोलिंग करते हैं, वो वेपन्स नहीं कैरी करते अपने साथ, तो गन फायर कभी भी नहीं होता है। पर यहाँ एक दूसरे को से हाथापाई ज़रूर होती, फ्रिक्शन हमेशा बना रहता है। चाइना कुछ और क्लेम करता है एलएसी को, चाइना कहता है कि एलएसी कुछ इस तरह से है, इंडिया कहता है नहीं एलएसी कुछ यहाँ से पास होती है। तो दोनों के अपने अपने परसेप्शन है, और इसी की वजह से कई बार फ्रिक्शन क्रिएट होता है, लड़ाइयाँ होती है। लड़ाइयाँ इन द सेंस मारपीट होती है, फायरिंग नहीं होती है, मारपीट होता है। और इसका बेस्ट अपन ने एग्जांपल देखा था अभी रिसेंटली 2020 में, जो यहाँ गलवान रीजन में यहाँ पे क्लैशेस हुए थे। गलवान रीजन हमारे बहादुर सिपाही, लगभग 29 सिपाही हमारे मारे गए थे इस गलवान क्लैशेस में, और चाइना के कई सारे सिपाहियों को उन्होंने मारा। चाइना ने उनका डेटा नहीं निकाला, पर काफ़ी सारे चाइना के भी सिपाही मारे गए थे। तो गलवान इंसिडेंट जो हुआ वो ये एग्जांपल है कि किस तरीके का फ्रिक्शन यहाँ होता है। तो यहाँ गन फायरिंग नहीं होती है, मगर बेल्ट से, लकड़ी की स्टिक से, इवन हाथापाई होती रहती है। तो यहाँ ये भी एक फ्रिक्शन पॉइंट। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो टेंशन की बात है वो यही एलएसी वाले बॉर्डर रीजन पर ही है। तो ये अपना बॉर्डर डिस्प्यूट्स होगा। सेंट्रल बॉर्डर जो है वो रिलेटिवली पीसफुल है, पर यहाँ एक एजेंसी है इंडिया गवर्नमेंट की जो काम करती है, इसका नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ये क्लासिफाइड फोर्स है और ये इनके अपने तरीके हैं काम करने की, और इस वजह से यहाँ पर पीसफुल रिलेटिवली इन्वायरमेंट। अब हम आगे आते हैं दोस्तों। अगर मैं थोड़ी बात करूँ ईस्टर्न बॉर्डर की, तो अगर ये जो सिक्किम वाला एरिया है, सिक्किम के यहाँ पर पास में ये भूटान है, इसका थोड़ा सा जूम करके व्यू जो मैं आपको दिखाता हूँ वो कुछ इस तरीके से है। अब नीचे बांग्लादेश है, यहाँ नेपाल है, इधर बांग्लादेश है, और ये भूटान है। दोस्तों इंडिया की नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी सिर्फ एक इतनी सी जगह से है, और इस कॉरिडोर को बोलते हैं चिकन नेक्स कॉरिडोर। अगर चाइना ऊपर से किसी तरह से अटैक करके इस चिकन नेक कॉरिडोर को इंडिया से रप्चर कर दे, तो वो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, इंडिया मेनलैंड इंडिया से अलग कर दे। और ये इंडिया का सबसे
डरावना सपना है। ये इंडिया किसी भी हालत में होने नहीं देगी, क्योंकि किसी भी देश के लिए उसकी टेरिटोरियल सोवरेनिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। पर अगर आप जोग्राफिकल लोकेशन देखें, थोड़ा ये जूमिंग व्यू आप देखो, तो आपको पता लगेगा कि चाइना यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस को ऑक्यूपाई करता है। दरअसल भूटान और सिक्किम जो है ना, वो ऊंचाई पर है, प्लेट्यू रीजन में, और दोनों प्लेट्यूज के बीच में एक वैली है जिसको बोलते हैं चुम्बी वैली। आपको मैप में नज़र आ रही होगी कि आपकी चुम्बी वैली है। अब क्या है, क्योंकि चाइना इस चुम्बी वैली को कंट्रोल करता है, और यहाँ पर आपका भूटान का डोकलाम रीजन है। यहाँ आपका डोकलाम रीजन है, भूटान का डोकलाम प्लेट्यू है। तो चाइना चाहता है किसी तरह से वो डोकलाम प्लेट्यू को कंट्रोल कर ले, और इसी वजह से साल 2017 में चाइना ने 2016 में चाइना ने डोकलाम को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना डोकलाम को कंट्रोल करे, क्योंकि क्या होता है मिलिट्री टैक्टिक्स में, जो भी देश हाइट को कंट्रोल करता है, ऊंचाई को कंट्रोल करता है, उसके लिए एक बहुत पॉजिटिव आउटकम होता है किसी भी जंग में। क्योंकि जो ऊंचाई पर बैठा होता है वो नीचे आराम से फायर कर सकता है, पर जो नीचे वैली वगैरह वाले एरिया में है, वो ऊपर फायर करने में इतना एबल नहीं होता है। तो चाइना अगर इस ऊंचाई को, डोकलाम प्लेट्यू को कंट्रोल करता है, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और इसीलिए चाइना ने कोशिश करी 2016 में डोकलाम प्लेट्यू को अपने अंदर लेने की, पर भूटान, क्योंकि इंडिया के कंसर्न को जानता था, और खैर भूटान की खुद की टेरिटोरियल सोवरेनिटी का सवाल था, भूटान ने ऐसा करने नहीं दिया। इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व हुआ, और लास्ट में डिप्लोमेटिक टॉक्स के थ्रू डोकलाम इशू को जो है अपन सॉल्व कर पाए। दोस्तों, ये चुम्बी वैली अगर आप ध्यान से देखो लोकेशन, तो ये हमारे चिकन नेक्स कॉरिडोर पे एक ड्रैगन की तरह है, चाकू की तरह। तो अगर ये चिकन का नेक है, तो ये चुम्बी वैली एक चाकू है। अगर ये चाकू और अंदर तक गया तो चिकन की गर्दन काट देगी, यानी चिकन नेक्स को इंडिया से अलग कर दे। इंडिया से अलग करते ही नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। तो ये आपका जो है चिकन नेक्स कॉरिडोर वाला कंसेप्ट। गलवान वाला इशू मैंने आपको बता ही दिया था, ये गलवान वाला पॉइंट। तो दोस्तों, इंडिया और चाइना के और भी बहुत सारे इशू हैं, जैसे 9-9 का इंडो पैसिफिक में इशू है, और भी इंडिया और चाइना के जैसे इकोनॉमिक रिलेशंस में भी इंडिया को एक ट्रेड डेफिसिट है चाइना से, वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। वैसे ही चाइना पाकिस्तान के साथ जो चाइना का याराना है, वो इंडिया को पसंद नहीं है। इनफैक्ट इंडिया के लिए वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में कई बार पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले टेरर ग्रुप्स को चाइना सैंक्शन लगाने नहीं देता है, अपने वीटो को एक्सरसाइज करता है यूनाइटेड नेशंस। तो वो भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो कुल मिला करके इंडिया और चाइना के रिलेशंस अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है। दोनों होने में एशियन कंट्री है, दोनों होने में डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और दोनों बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। पर फिर भी ये जो दोनों के बीच में फ्रिक्शन है ना, इस वजह से एशियन सेंचुरी का जो ख्वाब है ना, वो सिर्फ ख्वाब ही लगता है। और चाणक्य भी यहाँ सही साबित होते हैं कि दो पड़ोसी देश कभी भी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। पर फिर भी कभी कभी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसमें इंडिया और चाइना एक दूसरे को कोऑपरेट कर, जैसे कि रिसेंटली COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNFCCC की हुई मैड्रिड में, जहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि USA, कनाडा और यूरोपियन कंट्री
डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया और चाइना पे दबाव बना रहे थे कि आप जो है कोल का यूज़ कम करो, क्योंकि कोल से ग्रीन हाउस गैस जनरेट होती है और हमें क्लाइमेट चेंज का जो हमारा टारगेट है वो पीछे चला जाता है। तो इसी में इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ खड़े हुए और दोनों ने मिलकर की इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट किया। और जो एक टर्म उस फाइनल एग्रीमेंट थी वो था फेज आउट ऑफ कोल। तो दोनों ने डिप्लोमेटिकली उसका एक दूसरे का साथ दिया और उस टर्म फेज आउट ऑफ कोल को रिप्लेस कर दिया फेज डाउन ऑफ कोल, यानी कोल का यूज़ ख़त्म नहीं करेंगे, कोल का यूज़ कम कर। तो एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर इंडिया और चाइना ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया। वैसे इंडिया और चाइना के रिलेशन में इस तरीके का कोऑपरेशन कम ही देखने को मिलता है, पर फिर भी ये एक होप दिलाता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे हो सकते। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।